तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर की संरचना होती है ए आयताकार, बी वलयाकार, सी वर्गाकार या तो फिर डी त्रिभुजाकार। तो स्टेटर जो है डीसी मशीन का ही पार्ट होता है। एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि स्टेटर की आकृति या संरचना कैसी होती है तो स्टेटर की संरचना वलयाकार होती है। और क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि रोटर की जो संरचना होती है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है तो याद रखना है आपको, उसकी जो आकृति होती है बेलनाकार होती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेटर की संरचना कैसी होती है तो स्टेटर की संरचना कैसी होती है वलयाकार, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 6 पोल डीसी मशीन में 90 यांत्रिक अंश डॉट डॉट विद्युतीय अंशों के संगत होते हैं। ए 90 डिग्री, बी 270 डिग्री, सी 180 डिग्री या तो फिर डी 45 डिग्री। तो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो पोल है यानी पोलों की संख्या 6 दिया हुआ है और जो मैकेनिकल अंश है यानी कि यांत्रिक जो अंश है जिसे हम थीटा एम से डिनोटेट करते हैं, जिसको जो थीटा एम है हमारा वो है आपका कितना 90 डिग्री है और निकालना क्या है थीटा ई, यानी जो वैद्युतिक अंश है वो निकालना है। तो थीटा ई का फॉर्मूला क्या होता है P/2 इंटू थीटा एम। ये आपका वैद्युतिक जो अंश है, वैद्युतिक जो डिग्री है उसका फॉर्मूला होता है। यदि हम इसके तहत बिठाते हैं तो थीटा ई का मान निकल जाएगा हमारा, P की जगह पर 6 बिठाएंगे बटा 2 इंटू थीटा एम, यानी कि जो मैकेनिकल अंश है, मैकेनिकल डिग्री है वो हमारा कितना है 90 डिग्री। इस हिसाब से हमारा वैद्युतिक अंश का मान निकाल के कितना आता है, यानी थीटा ई का मान निकल के कितना आता है 270 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन का द्विक परिवर्तक किस तरह कार्य करता है। ए पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह, बी अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह, सी नियंत्रित पूर्ण रेक्टिफायर की तरह या तो फिर डी नियंत्रित अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तरह। बात हो रही है किसका, द्विक परिवर्तन। ये डीसी मशीन का ही भाग है जिसे इंग्लिश में कम्यूटेटर कहा जाता है। तो कम्यूटेटर का जो कार्य है ये डीसी मशीन पर अलग होती है। डीसी मशीन यानी कि डीसी मोटर पर अलग होती है और डीसी जनरेटर पर अलग होती है। तो डीसी मोटर पर ये किस प्रकार से कार्य करती है, डीसी मोटर में ये इन्वर्टर की भांति कार्य करती है। इन्वर्टर की भांति क्यों, क्योंकि कम्यूटेटर जो है डीसी मशीन में डीसी को एसी में परिवर्तित करती है और डीसी जनरेटर में ये रेक्टिफायर की भांति कार्य करती है।
क्योंकि ये डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। और ये रेक्टिफायर कौन से रेक्टिफायर की तरह कार्य करती है? फुल वेव, यानी कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की भांति कार्य करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? ए पूर्ण लोड पर, बी निर्धारित लोड पर प्रयुक्त ब्रेड लोड के साथ मोटर, सी शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर, या तो फिर डी निर्धारित लोड पर जुड़ा जनरेटर। तो डीसी मशीन को जांच 3 तरह से की जाती है। कोई भी जो डीसी मशीन होती है उनकी जांच 3 तरह से की जाती है। एक, जिसे साधारण विधि या तो फिर प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दूसरा, जिसे अप्रत्यक्ष विधि के नाम से जाना जाता है। या तो फिर इसे स्विनबर्न विधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी क्या है? हॉपकिंसन विधि। तो जो डीसी मशीन की जो जांच होती है वो 3 तरीके से की जाती है। एक हुआ आपका साधारण या प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हुआ अप्रत्यक्ष या स्विनबर्न विधि, और तीसरा हुआ हॉपकिंसन विधि। जो साधारण या प्रत्यक्ष विधि हम लोग अपनाते हैं उसमें जो आउटपुट जो शक्ति होती है और जो इनपुट शक्ति होती है इसकी अनुपात निकालकर दक्षता ज्ञात की जाती है। ठीक है, यानी जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें आउटपुट और इनपुट की जो अनुपात निकालते हैं उसकी दक्षता निकाली जाती है। दूसरी क्या है? अप्रत्यक्ष या शून्यवर्ण विधि। ये जो शून्यवर्ण विधि है ये नो लोड अवस्था में नो लोड अवस्था में यह जांच की जाती है। नो लोड मतलब शून्य लोड अवस्था में, जब मशीन में किसी भी तरह का लोड नहीं लगी हुई हो तब यह जांच अपनाई जाती है। तीसरी क्या? हॉपकिंसन विधि। ये फुल लोड की अवस्था में, जिसे हम पूर्ण लोड या पूर्ण भार कहेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? तो जो स्विनबर्न जांच विधि है वो कैसी अवस्था में? नो लोड अवस्था में, यानी शून्य लोड अवस्था में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के चलती हालात में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना पड़ता है? ए मूल लंबाई से 1/2, बी मूल लंबाई से 1/3, सी मूल लंबाई से 3/4 और डी मूल लंबाई से 2/3। तो कोई भी कार्बन ब्रश जो मशीन में लगाई जाती है, जो कार्बन ब्रश लगाई जाती है इसको पहले 3 पार्ट में अपने आइडिया के अनुसार इसको बांटिए। ठीक है, 1, 2, 3।
और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि कितनी घिस जाने के बाद, यानी कि घिसने के बाद कार्बन ब्रश को बदलना चाहिए, ठीक है, तो याद रखना है 3 में से 1 भाग घिसने के बाद, यानी 1 2 3 में से यदि 1 भाग ये आपका घिस जाता है तो क्या करना है, कार्बन ब्रश को बदल देना है। यानी 3 में से 1 भाग यदि घिस गया तो कार्बन ब्रश को बदलना पड़ता है। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कितनी भाग रह जाने के बाद, यानी कि रह जाने के बाद कार्बन ब्रश बदलना चाहिए, तो याद रखना है 3 में से 2 भाग रह जाने के बाद इससे बदलना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना चाहिए, यानी कितनी लंबाई और बचा है कि आपको अब वो कार्बन ब्रश बदल देना चाहिए, यानी कितनी लंबाई और रह गया है, यानी कितनी लंबाई रह गया है, 3 में से यदि 2 भाग, यानी कि ये भाग और ये भाग यदि रह गया है तो कार्बन ब्रश को बदल देना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है? ए वजन में कमी करना, बी मूल्य में कमी लाना, सी हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करना, डी एडी करंट के मान को कम करना। बात हो रही किसका, आर्मेचर कोर का, ठीक है। तो जो आर्मेचर कोर होती है इसको लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेटेड यानी कि वार्निश किया जाता है, वार्निश किया जाता है। क्यों? ताकि एडी करंट लॉस, जो एडी करंट लॉस होता है, यानी कि एडी करंट हानि को कम किया जा सके। और इसीलिए जो आर्मेचर की कोर होती है उसको लेमिनेटेड किया जाता है ताकि एडी करंट की लॉस जो होती है उसको कम किया जा सके। और यदि आपसे पूछे कि आर्मेचर कोर में हिस्टेरेसिस लॉस का क्या महत्व है, तो इसी हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए जो आर्मेचर की कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। क्यों? ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण क्या है, तो क्या कारण है, एडी करंट हानि को कम करने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज राइट आंसर, एडी करंट क्षति के मान को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप डैश ए शोर को कम करता है, बी अधिक वेंटिलेशन देता है, सी मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है, या तो फिर डी हाई स्पीड ऑपरेशन की सुविधा देता है। तो जो स्टेटर और आर्मेचर के बीच एक एयर गैप होती है, एयर गैप होती है। क्यों? क्योंकि स्टेटर में जो मुख्य फ्लक्स, यानी स्टेटर में मुख्य फ्लक्स पैदा होती है और जो आर्मेचर में आर्मेचर फ्लक्स पैदा होती है, इन दोनों के बीच एक मजबूत
चुंबकीय क्षेत्र प्रदान हो, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ये स्ट्रॉन्ग बने, यानी कि मजबूत बने, इसीलिए स्टेटर और आर्मेचर के बीच एयर गैप रखी जाती है, यानी कि छोटा सा एयर गैप रखी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट्स डैश डैश होती है। ए रेडियल एवं साथ ही समांतर, बी लंबवत, सी रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत, या तो फिर डी समानांतर। यानी बात हो रही है वेंटिलेशन डक्ट्स के बारे में। यानी कि कोई भी डीसी मशीन में जो वेंटिलेशन डक्ट्स होती है ये क्या करती है, मशीन को ठंडा रखने के लिए एक स्वच्छ और ठंडी जो वायु होती है ये अंदर प्रवेश कराती है। ठंडी वायु कहाँ पर, मशीन के अंदर प्रवेश कराती है। कौन कराती है, वेंटिलेशन डक्ट्स। ठीक है, और ये जो वेंटिलेशन डक्ट्स होती है ये क्या होती है, लंबवत होती है। किसके साथ, आर्मेचर के साथ, आर्मेचर के साथ लंबवत होती है। और ये रेडियल होती है, रेडियल मतलब चमकदार होती है, चमकदार यानी कि कह सकते हैं चमकीला होती है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेंटिलेशन डक्ट्स होती है, क्या होती है, रेडियल होती है और लंबवत होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह तथा आर्मेचर अभिवाह का आकार क्रमशः होता है। ए त्रिकोणीय सैडल आकार, बी समलंबाकार व त्रिकोणीय, सी सैडल आकार व समलंबाकार, डी परवलयिक या और नुकीली प्रकृति वाला। ठीक है, तो बात हो रही है अभिवाह का, अभिवाह जिसे इंग्लिश में फ्लक्स कहा जाता है। तो ये जो फ्लक्स होती है और ये जो आपका फील्ड पोल में उत्पन्न होती है तो उन्हें हम मुख्य फ्लक्स कहते हैं। जो फील्ड पोल में जो उत्पन्न होती है उसे मुख्य फ्लक्स कहा जाता है, और जो आर्मेचर से जो फ्लक्स उत्पन्न होती है उसको आर्मेचर फ्लक्स कहा जाता है। आर्मेचर फ्लक्स कहा जाता है। और ये जो मुख्य फ्लक्स जो फील्ड जो पोल होती है उसमें उत्पन्न होती है, तो ये जो मुख्य फ्लक्स की जो आकृति होती है ये समलंबाकार होती है। ठीक है, और जो आर्मेचर फ्लक्स में जो आकृति बनती है वो त्रिकोणीय आकृति की बनती है, त्रिकोणीय आकृति की बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डीसी मशीन के मुख्य क्षेत्र अभिवाह यानी कि जो मुख्य फ्लक्स है, और दूसरी क्या है, तथा आर्मेचर अभिवाह यानी कि जो आर्मेचर फ्लक्स है का आकार क्रमशः कैसा होता है, समलंबाकार व त्रिकोणीय। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीसी मशीन में रोटर सॉफ्ट से डॉट डॉट होता है। ए वोल्ट किया जाता है, बी की किया जाता है, सी वेल्ड किया जाता है, या तो फिर सोल्ड किया जाता है। यानी कि जो डीसी मशीन होती है, जो डीसी मशीन होती है और इसकी जो रोटर होती है, जो रोटर होती है ना, इस रोटर को सॉफ्ट के साथ, यानी जो मशीन की जो सॉफ्ट होती है, जो सॉफ्ट होती है इसके साथ लॉक किया जाता है। यानी जो रोटर होती है सॉफ्ट से लॉक होता है, यानी जिसको हम की कह सकते हैं, यानी की किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का सेशन यहीं पर खत्म।